हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र प्री बोर्ड पेपर सेट ए के सवालों को लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्री बोर्ड प्रश्नों के जो विकल्प हैं उनका हल करा दिया है और आज हम अपने वीडियो में इसके जो महत्वपूर्ण सवाल है जो कि वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, तो हम इसके चारों सेटों को हल कराएंगे। तो आज हमने अपनी सीरीज में सबसे पहले सेट ए को लेकर आए हैं जो कि लेखा शास्त्र का है। तो इसके हम पूरे सवाल जो है उसको दो पार्टों में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सवाल की ओर रख लेते हैं। तो आइए, तो प्रश्न क्रमांक 7 से सवाल दिया गया है जो कि 2 नंबर का है। अहिंसा, आस्था व आसी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 4-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। आसी फर्म से अवकाश ग्रहण करती है और अपना समस्त भाग अहिंसा को प्रदान करती है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल होगा ये अवकाश ग्रहण का सवाल है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे अहिंसा और उसके बाद आस्था और उसके बाद है आसी, जिसमें से आसी ने इनके अनुपात जो है वो कितने 4:2:1, मतलब 4 और 2 6 और 1 7। तो 4/7, 2/7 और 1/7 ये इनके अनुपात है। इसमें से आसी फर्म से अवकाश ग्रहण करती, तो आसी का जो अनुपात है वो 1/7 का अनुपात है और अपना समस्त भाग किसे दे रही है? अहिंसा को दे रही है। तो अहिंसा को दे रही है मतलब अहिंसा का हिस्सा लिखेंगे हम यहाँ पर, अहिंसा का हिस्सा। तो अहिंसा का जो हिस्सा होगा वो पहले 4/7 था। इसमें जो है आसी का अनुपात 1/7 जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब अंश और हर जब समान रहते हैं तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम सेम वही का वही उतर कर आ जाता है, अर्थात 7 यहाँ आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएगी। तो 4-1 बराबर से हो जाएगा 5/7। तो जो अहिंसा का हिस्सा हो जाएगा वो 5/7 हो जाएगा। और इसके बाद जो आस्था है, आस्था का जो हिस्सा है वो 2/7 का 2/7 ही रह जाएगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, केवल अहिंसा को ही आसी का हिस्सा मिल रहा है, अर्थात अपने को आसी का हिस्सा अहिंसा के हिस्से में जोड़ना होगा। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा है उस प्रश्न को पढ़ेंगे। परी, शुभ व आर्य एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3:4:2 के अनुपात में बांटते हैं। शुभ फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। शेष साझेदार 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटना तय करते हैं। तो वो करते हैं और प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर नया अनुपात नहीं निकालना है, केवल हमें प्राप्ति अनुपात निकालना, क्योंकि नया अनुपात साझेदारों का ये दिया गया है 5:3 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे परी, शुभ और आर्य। इनका अनुपात क्या है? 3:4:2। तो 3 और 4 7 और 2 9, अर्थात 3/9, 4/9 और 2/9 ये इनका अनुपात हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नया अनुपात का जो सूत्र होता है वो हमें ध्यान रखना होगा। नया अनुपात का जो सूत्र है वो है प्राप्ति अनुपात है ना। प्राप्ति अनुपात का जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इसमें जो होता है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, अर्थात शुभ फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मतलब ये व्यक्ति फर्म से रिटायर हो रहा है, तो इसके हिस्से की कोई बात नहीं आएगी। जो उन लोगों ने नया अनुपात ले लिया है उस अनुपात को आप लिखेंगे नया अनुपात। तो यहाँ पर 5:3 है, अर्थात 5/8 और 3/8 ये इनके अनुपात हो जाएंगे। ये किसके होंगे? एक होगा परी का और एक होगा आर्या का।
अब हम इसे सूत्र में रख देंगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो पहले निकालेंगे हम परी का जो अनुपात है वो क्या था, नया अनुपात निकल कर आया है सामने 5/8। इसमें से माइनस कहाँ से आया, नया माइनस पुराना, तो 5/8 माइनस पुराना क्या है उसका 3/9। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 9×5 = 45। पहले इस संख्या का इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इधर से इधर का बाद में गुणा किया जाएगा। तो माइनस करेंगे 8×3 = 24, बटे में आ जाएगा नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा, तो 9×8 = 72। तो यहाँ पर जो आएगा 5 में से 4 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2, बटे में 21/72। ये आया परी का अनुपात। इसके बाद हम निकालेंगे आर्य का। आर्य का अनुपात क्या है, नया अनुपात जो दिया गया वो 3/8 दिया गया है। 3/8 में से पुराना घटाएंगे हम उसका 2/9। तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे जो हमने अभी परी के अनुपात के समय कर रहे हैं, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 9×3 = 27 माइनस 8×2 = 16, बटे में 8×9 = 72। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 7 में 6 गया तो 1, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 72, मतलब कि 11/72 और 21/72। तो अब ये किसी पहाड़ से कट तो रहा नहीं है, तो इनका जो अनुपात आएगा वो 21:11 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया गया है, वर्मा लिमिटेड ने 15 रुपए वाले 20,000 क्षमता अंश जनता को जारी की। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए या पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो जब एक मुश्त बोलेगा तो मैंने इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक मुश्त राशि के लिए केवल 2 प्रविष्टियां की जाती है, और वो कौन सी होगी उसे हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 रुपए वाले 20,000 क्षमता अंश है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15,000 का गुणा 20 रुपए प्रति अंश पे कर देंगे, तो 15 दूनी होता है 30, और 4 शून्य तो ये, तो 3 लाख रुपए आ जाएगी राशि। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री याद कर लें स्टूडेंट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बैंक खाता डेबिट, यहाँ पर हमें क्या दिया है, समता अंश दिए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समता अंशधारी खाते से। तो समता अंशधारी खाते से यहाँ पर अमाउंट जो आएगी एक मुश्त में वो 3 लाख रुपए आएगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे समता अंशों की संपूर्ण राशि, समता अंशों की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होने पर, एक मुश्त मतलब इकट्ठी, एक मुश्त प्राप्त होने पर। ये हो गई हमारी पहली एंट्री, और इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पैक कर दिया जाता है डब्बे में। उसके बाद दूसरी एंट्री जो होती है समता अंशधारी खाता डेबिट, समता अंशधारी खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से, समता अंश पूंजी खाते से। तो यहाँ पर भी जो अमाउंट आएगी वो भी 3 लाख रुपए होएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीप में समता अंशों की संपूर्ण राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित करने पर, तो यहाँ पर जो हमारा योग आएगा वो 3 और 3 6 लाख रुपए, दोनों पक्षों का योग 6-6 लाख रुपए आएगा।
तो यहाँ पर केवल 2 एंट्री है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये एंट्रियाँ याद कर लें स्टूडेंट, और उसके बाद सीधे अमाउंट का गुणा करके और राशि को लिख दें। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो अथवा है उसे हम देखेंगे। तो वाई लिमिटेड ने 2 लाख रुपए 1 2 3 4 5 2 लाख की परिसंपत्ति सीमा लिमिटेड से खरीदी, जिसका भुगतान अंशों द्वारा किया गया। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर जो है, जब संपत्ति खरीदी जाती है तो कैसी प्रविष्टि होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा है कि वाई लिमिटेड ने 2 लाख की संपत्ति सीमा लिमिटेड से खरीदी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, संपत्ति आ रही है। तो जो चीज आती है उसे हम डेबिट करते हैं। इसमें वस्तुगत नियम लगता है, जो वस्तु आए उसे डेबिट। तो संपत्ति खाता डेबिट, और जिस व्यक्ति से लिए हैं उसका नाम लिखेंगे। तो सीमा लिमिटेड से खरीदा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीमा लिमिटेड खाते से कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ 2 लाख रुपए की प्रविष्टि हम कर देंगे। यहाँ पर हम जो लिखेंगे अब उसका टिक कि सीमा लिमिटेड से संपत्ति, जब नाम दिया है तो उधार माना जाता है, तो संपत्ति उधार खरीदा ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद हमारी जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी पाने वाला कौन रहेगा। देखिए, अब इस प्रश्न में उसने बोला है कि जिसका भुगतान अंशों में किया गया है, अंशों में, तो यहाँ पर अंशों में पाने वाला कौन रहेगा, सीमा लिमिटेड। तो सीमा लिमिटेड खाता डेबिट, और यहाँ पर हम उसका भुगतान काय पे कर रहे हैं, अंश में। तो अंश पूंजी खाते से, यहाँ पर अंश पूंजी कितने की आएगी, 2 लाख रुपए के अंश निर्गमित किए गए होंगे, जिसे वो अंशों में भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीमा लिमिटेड को अंशों में राशि का भुगतान करने पर, यहाँ पर जो है वो टोटल आ जाएगा 2 और 2 4 लाख रुपए यहाँ होगा और 4 लाख इधर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 जो दिया गया है, नीचे दी गई सूचना से सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो संचालन से आय लिखी है 12 लाख है, और सकल लाभ दिया है 4,80,000 रुपए। इस सवाल में हमें सकल लाभ अनुपात निकालना, जो कि बहुत आसान है। ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद की जा रही है कि यही पेपर वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। तो स्टूडेंटों से मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे ये जो 4 सेट प्री बोर्ड के मिले हैं, इन्हें एक बार जरूर से जरूर पढ़कर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सकल लाभ अनुपात पूछा गया, तो सकल लाभ का जो सूत्र होता है, सकल लाभ अनुपात बराबर से, सूत्र हमें इसके लिए ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा वो होगा सकल लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय, या फिर इसके अपोजिट में यदि कोई और नाम दिया रहता है तो वो रहता है संचालन से आय। संचालन से आय, या तो शुद्ध विक्रय दिया रहेगा या संचालन से आय लिखी रहेगी। तो यहाँ पर सकल लाभ हमें दिया गया है 4,80,000 रुपये। प्रश्न में हमें सकल लाभ दिया गया है 4,80,000। पूरे सूत्र का 100 लिखेंगे, और संचालन से आय दी है, शुद्ध विक्रय नहीं दिया है, कोई भी एक चीज दी रहेगी। तो संचालन से जो आय दी गई है वो 12 लाख रुपए दी गई है। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य काटेंगे, और ये 3 शून्य से ये 3 शून्य काटेंगे। 12 एकम 12, 12 से 48। तो यहाँ पर जो सकल लाभ का अनुपात आएगा वो 40% आएगा। इस प्रकार से यही हमारा आंसर था, और इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सवाल भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलेंगे।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा में भी एक सवाल दिए गए, निम्नलिखित सूचना से तरलता अनुपात का परिकलन कीजिए। अब तरलता अनुपात का जो परिकलन है, चालू दायित्व दिए हैं 25,000, चालू संपत्ति दिए 40,000, स्टॉक दिए है 10,000 और पूर्वदत्त व्यय दिए हैं 5,000 और हमें तरलता अनुपात पूछा जा रहा है। तो आइए इस सवाल को देखते कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है पूछा गया, तरल अनुपात पूछ रहा है। तो तरल अनुपात का सूत्र क्या होता है? तरल अनुपात बराबर से तरल संपत्ति बटे में आएगा चालू दायित्व, लेकिन प्रश्न में हमें तरल संपत्ति नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमें तरल संपत्ति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरल संपत्ति ज्ञात करनी होगी। तो तरल संपत्ति ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा हमें उसका उपयोग करना पड़ेगा कि चालू संपत्ति में से स्टॉक, इसका माइनस कर देते हैं कि चालू संपत्ति में से स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को घटा दिए जाए, तो तरल संपत्ति अपने आप निकल के आ जाएगी, बराबर से तरल संपत्ति हो जाएगा। तो चालू संपत्ति हमें दी गई है 40,000 रुपए की। 40,000 में से स्टॉक जो दिया गया है वो दिया गया है 10,000 का, और उसमें भी पूर्वदत्त व्यय जो दिए हैं वो 5,000 के दिए गए हैं। यदि हम देखें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, स्टॉक और पूर्वदत्त, और मिलके चालू संपत्ति में से घटेंगे। तो 40,000 में से 15,000 रुपये जाएगा। तो जो चालू तरल संपत्ति आएगी वो क्या आएगी? तरल संपत्ति 25,000 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पर तरल संपत्ति 40,000 में से 15,000 जाएगा तो 25,000। अब हम इसके पहले सूत्र जो हमने यहाँ आपको बताया कि तरल अनुपात और तरल संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है, तो यहाँ पर हमें तरल संपत्ति अब मिल चुकी है। तो तरल संपत्ति हमें दी गई है कितनी? 25,000 रुपये की, और हमारे पास प्रश्न में जो है चालू दायित्व दिए हैं 25,000 के, तो वो बटे में 25,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरी संख्या कट जाएगी 1:1, अर्थात जो अनुपात आएगा 1:1, यही इसका आंसर होगा तरल अनुपात का। इसके बाद हम इसके बाकी जो शेष बचे सवाल हैं उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।